नमस्कार, मेरा नाम अनुजा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं को अनेक परिवारों में बांटा गया है। उनमें बारोपु परिवार की भाषाओं का विशेष महत्व है। भारतीय आर्य भाषाएं इसी बारोपी परिवार में आती है। भारत में आर्यों के आने के बाद उनकी भारतीय आर्य भाषा का इतिहास शुरू होता है। भारतीय आर्य ईरानियों एवं दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तरी सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए। हार्नले का कहना है कि भारत में आर्य 2 बार आए और तब से आर्य भाषा का इतिहास शुरू होता है। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से होता है। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु 3,500 वर्षों की हो चुकी है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा की इस लंबी आयु को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आर्यों के भारत आगमन के समय इनकी भाषा ईरानी से अधिक भिन्न नहीं थी, परंतु आर्योत्तर लोगों के संपर्क में आने पर उनके प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभावों के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन आने लगा और वह अपनी भगिनी भाषा ईरानी से भिन्न रूप ग्रहण करने लगी। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताएं हैं, जिन्हें नियमितता के अभाव के कारण रूपों की विविधता है तथा परिवर्ती साहित्य में लुप्त अनेक प्राचीन शब्दों का प्रयोग है। वैदिक संहिताओं का काल 1200 से 900 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इनमें भाषा के 2 रूप, जिन्हें सुविधा के लिए प्राचीन और नवीन नाम दिया जाता है। प्राचीन रूप अवेस्त के निकट है। वेदों की भाषा काव्यात्मक होने के कारण बोलचाल की भाषा से भिन्न है। परवर्ती साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के आदि परवर्ती साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों आदि की भाषा अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। उसमें न तो रूपाधिक्य है और न ही जटिलता है। इन ग्रंथों की गद्य भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा के निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों की रचना के समय तक आर्यों का निवास सप्त सिंधु पंजाब प्रदेश था और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों की रचना के समय वे मध्य प्रदेश में आ गए। सूत्र ग्रंथों में भाषा के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। इसी भाषा के उत्तरी रूप अपेक्षाकृत परिनिष्ठ एवं पंडितों में मान्य रूप को पाणिनि ने 5वीं शताब्दी में नियमबद्ध किया, जो सदा के लिए लौकिक संस्कृत का सर्वमान्य आदर्श रूप बन गया। पाणिनि द्वारा संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में बंध दिए जाने पर बोलचाल की भाषा पाली, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में विकसित करती चली गई। इधर संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा न रहने पर भी परिवर्तित होती रही, जिसकी झलक रामायण, महाभारत, पुराण साहित्य और कालिदास के काव्य ग्रंथों में मिलती है।
इस प्रकार प्राचीन आर्य भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पहले हम देखेंगे वैदिक संस्कृत। इसकी काल सीमा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसके अन्य नाम हैं प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत तथा छंदस। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में हुए हैं। इन सभी ग्रंथों में भाषा का एक रूप न होकर उत्तरोत्तर विकसित रूप देखने को मिलता है। पुनरभि ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक समानताएं इन ग्रंथों की भाषा को एक ही भाषा का रूप देती है। विद्वानों ने वैदिक भाषा को बोलचाल की भाषा के अत्यंत निकट होने का अनुमान लगाया है। इसका भाषाशास्त्रीय रूप अग्र प्रकार है। ध्वनियाँ। बहुरूपी भाषा की ध्वनियाँ वैदिक भाषा में निम्नलिखित रूप में विकसित हुई है। बहुरूपी भाषा में स्वर आ, ह्रस्व ए, ओ, न तथा म। वैदिक भाषा में आ। बहुरूपी भाषा में आ दीर्घ ए, ओ, न तथा म। वैदिक भाषा में आ। बहुरूपी भाषा में ई, ऋ। वैदिक भाषा में ई। बहुरूपी भाषा में ई। वैदिक भाषा में ई। बहुरूपी भाषा में उ, ऋ। वैदिक भाषा में उ। बहुरूपी भाषा में उ, ऋ। वैदिक भाषा में उ, ऋ। बहुरूपी भाषा में ऐ, जा। वैदिक भाषा में ए। बहुरूपी भाषा में ऐ, ए, ओई। वैदिक भाषा में ए, ऐ। बहुरूपी भाषा में औ, एव, औ। वैदिक भाषा में औ। बहुरूपी भाषा में औ, एव, औ। वैदिक भाषा में औ। व्यंजन। बहुरूपी भाषा की 3 प्रकार की का वर्ग ध्वनियाँ वैदिक भाषा में खंडतालव्य के रूप में विकसित हुई है। छ ध्वनियों का विकास बहुरूपी भाषा की उन खंडी अथवा खंडोष्ठ ध्वनियों से माना जाता है जिनके बाद अग्रस्वर आता है, जैसे वाक्, वाच, युक्, युज् आदि। बहुरूपी व्यंजन का ख ही वैदिक भाषा में छ बन गया था तथा छ ध्वनियाँ मुंडा, द्राविड़ आदि से आई प्रतीत होती है। ठ वर्ग की ध्वनियाँ आर्योत्तर परिवारों से आई हैं। वैदिक भाषा में थ वर्ग पवर, अन्यतः ऊष्म, अंतस्थ, ऊष्म आदि ध्वनियों बहुरूपी भाषा की समान ध्वनियों से ही विकसित है। दूसरा हम देखेंगे लौकिक संस्कृत। उत्तरी बोली ही विकसित होकर संस्कृत भाषा कहलाई। भाषा के साथ संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हनुमान सीता के साथ वार्तालाप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे वे मानुषी और संस्कृत बताते हैं। वेदों की भाषा से संस्कृत की भिन्नता दिखाने के लिए उसके साथ लौकिक विशेषता के प्रयोग भी किया जाता है। संस्कृत बोलचाल की भाषा अवश्य रही है। इसके पक्ष में अनेक अकाट्य और सुनिश्चित प्रमाण उपलब्ध है। हाँ, यह बात अवश्य है कि पाणिनि ने संस्कृत के जिस परिनिष्ठता रूप का अपनी व्याकरण में विवेचन किया है, वह रूप सर्वसाधारण की भाषा न होकर पंडित वर्ग की भाषा का रहा होगा। यूँ शिक्षितों और अशिक्षितों की भाषा में अंतर रहता है और व्याकरण भी तो अधिकांश शिक्षितों के संपर्क में ही आता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं।
प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना पृथक अस्तित्व रखती है। किसी भाषा की ऐसी विशेषताएं ही उसे अन्य भाषाओं से पृथक करती है। इस दृष्टि से वैदिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ प्रस्तुत है। वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही उनका प्लुप्त उच्चारण भी होता है, जैसे असित, विन्दति इत्यादि। वैदिक भाषा में लु स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात का बहुत महत्व है। इसमें 3 प्रकार के स्वर हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में इनका ध्यान रखना अनिवार्य होता है। स्वर परिवर्तन से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। इंद्रशत्रु इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वैदिक भाषा की स्वरघात प्रधानता का बहुत महत्व है। प्राचीन वैदिक में के स्थान पर